Hello everyone, this is Badal Urma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history NCERT class 8 chapter number 1 how when and where part 3. So let's start student. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था कि इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस एंड सर्वे यानी कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो सर्वे हुआ करते थे तो किस तरीके से सर्वे के महत्व बढ़े थे, यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण हुए, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण हुए थे, वन सर्वेक्षण हुए थे। तो ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी तो किस तरीके से उन्होंने अपने कानूनों और शासन के नए पंजों को यहाँ पर जमाना शुरू किया था। और हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड रूम के निर्माण कराए थे। रिकॉर्ड रूम में क्या होता था, यानी कि जो भी प्रशासनिक कार्य होता था तो उससे जुड़ी जितनी भी संबंधित जानकारियाँ होती थी तो उसके एक तरीके से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। यानी कि जितने भी सरकारी कामकाज के दस्तावेज हुआ करते थे तो वो रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखे रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बाद में जिससे कि डिबेट की जा सके और उनके ऊपर अध्ययन किया जा सके। ऑलराइट, तो जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ऐसा ही डिबेट रूम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनवाया गया था। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर वो पहली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अधिकृत रिकॉर्ड से क्या नहीं पता चलता, यानी कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। तो रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम कुछ भी पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। यानी कि एक्चुअल में होता क्या था, सरकारी अफसर जो हुआ करते थे तो वो उसी तरीके के ऑफिशियल रिकॉर्ड कराया करते थे जो वो सोचते थे। अब देखिए किस तरीके से उनकी दिलचस्पी यानी कि उनका इंटरेस्ट जिन चीज़ों में होता था तो वही वो दर्शाया करते थे, और बाद में उनके लिए किन किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे और किन रिकॉर्ड से हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। तो देखिए, तो एक्चुअल में उस समय होता क्या था, एक तरीके से जो वो फील करते थे किसी चीज़ को लेकर के तो वही वो दर्शाया करते थे। यानी कि जो उनको दर्शाना होता था तो उसी तरीके से वो दर्शाया करते थे, ना कि हमारी सोच के ऊपर वो दर्शाया करते थे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता था। तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों यानी कि सोर्स की तलाश में निकलते हैं तो उनमें भी कहीं कमी नहीं रखती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रा, जैसे कि हमने तीर्थ यात्रा बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि स्वयं त्सांग, फासियन और इत्सिंग जो चीनी यात्री थे तो वे जब भारत आए थे उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा था कि उन्होंने भारत आकर किस तरीके की मतलब अपने अनुभव को महसूस किया। तो उन्होंने अपने अनुभव को महसूस करने के बाद ही अपनी पांडुलिपियाँ लिखी थी। तो जैसा कि हमने बौद्ध धर्म में भी आपको बताया था कि किस तरीके से जो चीनी यात्री आए थे फासियन, इत्सिंग और स्वयं त्सांग, तो किस तरीके से उन्होंने अपने एक तरीके से अनुभव को लिखा था। तो अनुभव को लिखकर वो भारत की जितनी भी सांस्कृतिक तरीके से और जितने भी उन्होंने यहाँ पर चीज़ें देखी तो उन्होंने उसका जितना वर्णन था वो पांडुलिपियों में किया, यानी कि अपने अंदाज से। ऑलराइट, तो इसी से हमें समझ आता है कि जैसे कि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर अपना शासन जमा चुकी थी तो उन्होंने भी अपने अंदाज से ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को दर्शाने की कोशिश की। तो चलिए अब देखते हैं कि यात्रियों के स्मरण महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, इनसे जुड़ी आत्मकथा और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक इसलिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनसे जुड़ी इतिहास के बारे में जानने में हमें काफ़ी कुछ जानने को उनके बारे में मिलता है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, तो जैसे कि हमें पता ही है कि जब अंग्रेजी गवर्नमेंट भारत में आई, जब अंग्रेजी शासन भारत में आया तो प्रिंटिंग यहाँ पर होने लगी थी, जिसके चलते न्यूज़पेपर का भी प्रचलन भारत में शुरू हो चुका था। ऑलराइट, तो धीरे धीरे से एक तरीके से डेवलपमेंट भी इंडिया का हो रहा था उस समय, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ऑलराइट, अब देखते हैं
कि अखबार छपने लगे थे उस समय हमने देखा कि विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी थी, यानी कि विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो जनता हुआ करती थी उस टाइम डिबेट भी करती थी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो काफ़ी सारे लिखने के सोर्स हो चुके थे जिनके जरिए ही आज हम इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से उस समय क्या हुआ होगा। तो क्योंकि उनके हमारे पास सोर्स हैं। एक तरीके से न्यूज़पेपर की कटिंग हम उसको कह सकते हैं, जैसा कि अभी हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखेंगे जो कि हिंदुस्तान टाइम्स की है। ऑलराइट, तो पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? हिंदुस्तान टाइम्स। ऑलराइट, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। किन लोगों ने रचे हैं? जो पढ़ना लिखना जानते थे, यानी कि पढ़े लिखे लोगों ने रचे हैं। जैसा कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास में देखा था कि पढ़े लिखे लोग ही जो थे, जो कार्य होते थे, यानी कि विभिन्न अनुष्ठान होते थे या कोई भी मतलब ऐसा कार्य होता था जो समाज में सर्वोच्च होता था, तो वही काम वो किया करते थे। तो उनके बारे में अधिकतम हम जानते हैं, जैसे कि शासकों के बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, परंतु पशुपालकों के बारे में हम नहीं जानते, आदिवासियों के बारे में हम नहीं जानते, यानी कि ट्राइब्स के बारे में हम नहीं जानते। तो देखिए इसमें भी यही बताने की कोशिश की गई है। तो इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी यानी कि ट्राइब्स और किसान यानी कि फार्मर्स, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। तो यानी कि इस बात से ये भी पता चलता है कि जो उस समय के शासक हुआ करते थे या उस समय यानी कि प्राचीन भारत में हमने वर्णों के बारे में जैसे पढ़ा था, तो वर्णों में हमने देखा था कि ऊंचे नीचे वर्ण हुआ करते थे। तो उसमें जो ऊंचे वर्णों के लोग हुआ करते थे तो सबसे ज़्यादा उनके बारे में ही हम जान पाते हैं, परंतु मध्यम वर्ग के बारे में हम बहुत कम ही जान पाते हैं। तो अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इन सारी बातों को जान सकते हैं, जैसे कि आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। तो इस किताब में हम पढ़ेंगे यानी कि अपने आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे से पता चलेगा कि किस तरीके से इतिहास को जो है वो बांटकर समझने की कोशिश की गई है। तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस पार्ट्स में भी इस वीडियो के पढ़ाया आपको, कि इतिहास में काफ़ी सारा यानी कि 3 भागों में उसको बांटा गया था, जैसे कि एंशियंट इंडिया हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री और मेडिवल इंडिया हिस्ट्री। तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से भी हमें समझ हो सकती है। तो चलिए अब न्यूज़पेपर की कटिंग पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो इंसानों के खाने के लायक नहीं है। तो अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ तक कि 1946 में हुए पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। तो देखिए क्या हड़ताल थी वो। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइना बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने को इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताल का कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई के हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। तो देखिए, तो इसमें एक खबर के जरिए किस तरीके से लोग जो थे उस समय जागरूक होते थे और जागरूक होकर के अपनी हक की लड़ाई के लिए वो डिबेट्स किया करते थे और समाज को सुधारने की वो कोशिश किया करते थे। तो ये तमाम कोशिशें हुआ करती थी उस समय भी, जिसको हमने अभी यहाँ पर देखा। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है और आज के लिए आपके क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान से सुनने हैं और ध्यान से सुन करके आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने हैं। ऑलराइट, तो आपका ये क्वेश्चन, तो भारत में कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकर्त हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकर्त स्मारक, उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। और आज का ये आपका दूसरा क्वेश्चन सुनिए। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट यानी कि रेफर करती है। ऑप्शन ए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। ऑप्शन बी पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन। ऑप्शन सी भारत के पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे यानी कि ब्लॉक से की गई चित्रकारी। ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो ये आज के आपके क्वेश्चन ऑफ द डे हैं जिनके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट एंड
शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाए। ऑलराइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे। जय हिंद।